वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी। आज की इस क्लास में दोस्तों हम अपने टॉपिक जो चल रहा था मिडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन इतिहास, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। और कल हमने पढ़ा था कि भारत पर पहला मुस्लिमों का सफल आक्रमण कब हुआ और किसके द्वारा किया गया, ये सारी जानकारी हमने कल कर ली थी। कल मैंने आपको बताया था कि अरबों का सबसे पहला आक्रमण 712 एडी में हुआ था। उसके बाद दोस्तों आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरबों के बाद जो आए मुस्लिम्स, वो थे तुर्की यानी तुर्कों का आक्रमण। अब हम पढ़ने वाले हैं तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण में हम दो शासकों के बारे में बात करेंगे। पहला शासक होगा महमूद गजनवी, दूसरा शासक होगा मोहम्मद गौरी। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहां पर बताएंगे और बिल्कुल बेसिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, हम यहां पर पढ़ने वाले हैं तुर्कों का आक्रमण। तो तुर्कों का जो आक्रमण है वो सबसे पहले स्टार्ट किया था जो एक शासक आया था अफगानिस्तान से जिसका नाम था महमूद गजनवी। तो सबसे पहले हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। महमूद गजनवी दोस्तों बिल्कुल बेसिक तरीके से हम पढ़ेंगे। बिल्कुल आप आराम से देखते रहें क्लास को। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें क्लास को। सबसे पहले महमूद गजनवी की बात करते हैं दोस्तों। महमूद गजनवी 1000 एडी में आया था दोस्त और गया कब था? 1027 में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसने 27 वर्षों तक शासन किया और इस 27 वर्षों के शासन में उसने 17 बार अटैक किया था। 17 टाइम्स अटैक किया था इंडिया पर। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत पर महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था तो आपको पता होना चाहिए कि 17 बार आक्रमण किया था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि महमूद गजनवी कहां से आया था, कहां का रहने वाला था? तो ये अफगानिस्तान में एक प्लेस यानी कि एक जगह थी जिसका नाम था गजनी। और गजनी में एक वंश चल रहा था जिस वंश का नाम था गजनी वंश। उसी का जो रूलर था उसका नाम था महमूद गजनवी। ठीक है, अब इसी वंश को दूसरे नाम से जानते हैं, यामनी वंश के नाम से जानते हैं। यामनी वंश या आपसे कह दिया जाए कि गजनी वंश, तो एक ही बात है। उसके बाद दोस्तों इसका जो फर्स्ट आक्रमण था, फर्स्ट अटैक था, वो जयपाल के खिलाफ हुआ। जयपाल कौन था इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहला आक्रमण उसने किया था 1000 एडी में। फर्स्ट अटैक, पहला आक्रमण जो किया गया था एक पेशावर में। पेशावर का रूलर था, पेशावर यानी कि पेशावर आप सभी जानते हैं। पेशावर आप सभी जानते हैं, हिंदी में लिख देता हूं ना, पेशावर। और पेशावर कहां पड़ता है? अब पाकिस्तान में है पेशावर। उस समय इंडिया का हिस्सा था। पेशावर में एक रूलर रूल कर रहा था जिसका नाम था जयपाल। उस पर अटैक किया इसने, जयपाल पर। कब किया? 1000 एडी में। अब जब जयपाल पर अटैक किया, लेकिन ये जो अटैक था वो सफल नहीं हो पाया, इसमें कुछ नहीं हो पाया, तो वापस चला गया। फिर से आया नेक्स्ट अगले वर्ष 1001 एडी में, और ये था इसका दूसरा अटैक यानी कि सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड अटैक जो किया गया था किस पर? फिर से किया था इसी पर, जयपाल पर। और दोस्तों आप सभी जानते हैं, इसको लिख लीजिए आप, मैं यहां पर नोट करके आपको लिखवाई देता हूं। 1001 में जो है जयपाल को पराजित कर दिया। तो ये किस किस के बीच हुआ था? 1001 में ये युद्ध हुआ था गजनवी के बीच। तो मैं यहां पे गजनवी लिख देता हूं, गजनवी, और दूसरा था जयपाल। इन दोनों के बीच हुआ था। और यहां पर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि इस जयपाल को जो है, जयपाल को उसने छोड़ दिया था। हरा तो दिया था लेकिन उसको जिंदा छोड़ दिया था। जिंदा छोड़ने के बाद इस जयपाल ने क्या किया? शर्म की वजह से आत्मदाह कर लिया, आग में कूद करके खुद को मार लिया। तो इसकी मृत्यु हो गई थी।
इसने तो नहीं मारा था गजनवी ने, लेकिन इसको शर्म आई थी इस बात पर कि उसने मुझे अटैक किया और मुझे मार दिया, तो उसने क्या किया, खुद आत्मदाह कर लिया, आग में कूद करके उसने जो है हत्या कर ली, अपनी मृत्यु हो गई उसकी। उसके बाद बात करते हैं अगले इसके फेमस एक अटैक की, जो हुआ था 1025 एडी में। तो यहां पर आप लिखेंगे फेमस अटैक है ये अटैक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अटैक आपको ध्यान में रखना है जो हुआ था 1025 एडी में, याद रखना है, जो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, सोमनाथ मंदिर पर। ये लुटेरा था दोस्त, लुटेरा था। अभी तक जो अरब आए थे ना भारत में, अरब में जो मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसका जो नेतृत्व था या उसका जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था सिर्फ इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना। लेकिन जैसे ही तुर्की आए यानी कि महमूद गजनवी आया या मोहम्मद गौरी आया, इनके उद्देश्य बढ़ गए। इनके दो उद्देश्य थे, एक तो लूटपाट करके सारी चीज़ें यहाँ से लूट करके अफगानिस्तान ले जाना, अपने प्लेस में लेकर के जाना, अपने स्थान पर लेकर जाना। दूसरा था इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना। ये दोनों कंडीशंस फॉलो करती थी, यानी कि ये उद्देश्य इन दोनों के थे। उसके बाद दोस्तों इन्होंने सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया और सोमनाथ मंदिर से जो है सोना लूट करके ले गए, वहाँ से एक दरवाजा भी लूट करके ले गए। ये कहानी और आगे चलकर हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ से कवर कर लेते हैं कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। और यहां पर एक रूलर, गुजरात में एक रूलर रूल किया करता था। ये किसने बनवाया था वो बात करेंगे। तो एक रूलर था गुजरात का, एक शासक था गुजरात का, जिसका नाम था भीम फर्स्ट। क्या नाम था? भीम फर्स्ट। उसके द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये चालुक्य वंश का जो है शासक था। किसका? चालुक्य वंश का। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाए कि भीम प्रथम किस वंश से रिलेशन रखता था, तो आपको पता होना चाहिए चालुक्य वंश का था। उसके बाद सबसे पहले सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये गुजरात में है। इसके ही गुजरात के एक रूलर यानी कि राजा ने, भीम प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि आखिरी बार इसकी मरम्मत किसने करवाई थी सोमनाथ मंदिर की? तो आपको ध्यान में रखना है आखिरी बार जो है इसका निर्माण करवाया गया था, यहां पर लिख देता हूं मैं, आखिरी बार निर्माण जो करवाया था वो करवाया गया था किसके? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखना इस चीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आपको समझाते हैं और एक दो बातें, ठीक है। चलो आगे इसकी और चीजें मैं समझा देता हूं आपको। देखिए इसके बाद क्या हुआ, अब सारी बातें सिर्फ ऐसे ही बताने वाली है, कुछ नहीं है लिखने के लायक, जो भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जब ये यहां से सोमनाथ मंदिर को लूट करके लेकर के जा रहा था, कब? 1025 में। तो 1025 में जब ये लूट करके ले जा रहा था तो जाटों ने इसे जो है लूट लिया। जब ये सोना लूट कर ले जा रहा था तो इसको भी जाटों ने लूट लिया और इस पर से सोने का गेट था, एक दरवाजा था, उस दरवाजे को जाटों ने छीन लिया। अब छीनने के बाद ये गुस्सा हो गया और वापस तो चला गया, लेकिन फिर से आया, वापस आया अपना बदला लेने के लिए। वापस इसने लास्ट अटैक किया, जो 17वां अटैक था, जो किया था इसने 1027 में। 1027 में ये अटैक किया और ये अटैक जो था वो था जाटों के विरुद्ध। और ये अटैक उसने किया था भरतपुर और मथुरा के बीच जाटों के खिलाफ, और इसमें जाटों को पराजित किया इसने और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। बस इतनी कंडीशन, इतने क्वेश्चंस इससे बनते हैं। मृत्यु कब हुई? तो 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। यहीं इसका जो है काम खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हम इसका एक पॉइंट लिखते हैं कि जो महमूद गजनवी है, इसने खुद से ही 2 उपाधियां धारण की थी। 2 उपाधियां धारण की थी। पहली उपाधि थी सुल्तान की, दूसरी उपाधि थी जो कलमा पर विश्वास नहीं करते थे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उनको काफिर कहते थे, और काफिरों का नाश करने वाला जो हुआ करता था वो हुआ करता था गाजी, और इसीलिए इसने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की, सुल्तान की। ये खुद ही इसने जो है उपाधि धारण की थी। वैसे तो इन उपाधियों को जो दिया जाता था वो बगदाद के खलीफाओं के द्वारा ये सुल्तान की उपाधि मिलती थी, और जो काफिरों का नाश करने वाला हुआ करता था उसको गाजी कहा जाता था। तो ये सारी की सारी दोनों जो इसने उपाधि ली थी वो स्वयं ली थी,
ठीक है। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके फेमस राइटर की और बात कर लेते हैं, ठीक है। फेमस राइटर यानी कि मुख्य लेखक, प्रमुख लेखक। तो मैं यहाँ लेखक की बात कर लेता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे संबंधित, ठीक है। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया कि सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध लेखक। तो यहां पर दो प्रसिद्ध लेखक है। पहला जो लेखक है उसका नाम है अलबरूनी, और ये जो है भारत साथ आया था इसके, ये ध्यान रखना। दो इसके इंपॉर्टेंट लेखक होंगे, एक भारत साथ आएगा और एक होगा इसका दरबारी लेखक, यानी कोर्ट, इसका जो कोर्ट राइटर होगा, ठीक है। दोनों को मैं यहां लिखवा देता हूं। एक तो होगा अलबरूनी, ये इसके साथ भारत आया था, ध्यान रखना, ये इसके साथ भारत आया था। और किताब उल हिंद इसने एक पुस्तक लिखी थी। बुक का नाम क्या था? किताब उल हिंद, ठीक है। ये तो एक कवि था। और ये छोटा सा पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, यहां लिख देता हूं, भारत साथ आया था, नोट कर लेना इस चीज को। दूसरा जो कवि था उसका नाम था फिरदौसी। क्या नाम था? फिरदौसी। और जो फिरदौसी था वो इनका दरबारी कवि था। कैसा दरबारी कवि था? कैसा कवि था? दरबारी कवि, कवि बोल रहा हूं मैं, दरबारी लेखक, ठीक है। और इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम था शाहनामा। क्या नाम था पुस्तक का? शाहनामा। क्लियर है? ये बुक मैं यहां लिख देता हूं, बुक। नोट कर लेना इन चीज़ों को, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको ये क्लियर दिख रहा है यहाँ तक। ये सारी चीज़ें थी इससे संबंधित, एक बार फिर से रिपीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करा दूंगा, बिल्कुल साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को समझते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, एक कोर्ट राइटर था, यानी इसका मतलब इसका ये एक तो था इसका दरबारी लेखक और एक था इसका जो इसके साथ भारत आया था, अलबरूनी और फिरदौसी। क्लियर है? यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरे तुर्क आक्रमण की। जो दूसरा तुर्क आक्रमण हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। और ये सारा का सारा जो है इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। ये तो प्रथम तुर्क आक्रमण था। किसने किया था? ध्यान करो भाई, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको फिर से बता रहा हूं, रिपीट करा रहा हूं, ध्यान करना। सबसे पहला आक्रमण कब किया था इसने? बताओ जल्दी से, कमेंट करो। किसने? महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किसके खिलाफ किया था? कब किया था? ये जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी बताओ भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसके खिलाफ किया था? किसको हराया था? 1000 में किया था ना पहला आक्रमण, जयपाल के खिलाफ। पहली बार छोड़ दिया था, अटैक का कोई फायदा नहीं निकला। दूसरा अटैक नेक्स्ट ईयर में, अगली वर्ष किया 1001 में, हरा दिया जयपाल को, लेकिन छोड़ दिया लेकिन वो सहन नहीं कर पाया, मृत्यु को अपने आप ही आत्मदाह कर लिया भाई, ठीक है, आग में कूद करके। दरबारी कवि कौन था? फिरदौसी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, भारत कौन साथ आया था? कौन सा लेखक साथ आया था? भारत दरबारी लेखक था फिरदौसी। और भारत जो आया था साथ, वो लेखक था, उसका नाम था क्या? जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी कमेंट करिए। अलबरूनी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला हम कवर करते हैं दूसरा आक्रमण तुर्कों का, जिसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में। और दोस्तों इतना आप सभी जानते हैं, मोहम्मद गौरी कब आया था भारत? तो ये 1175 से लेकर के 1206 तक, ठीक है, 1175 से लेकर के 1206 तक जो है भारत में रहा था, आपको ध्यान में रखना है। और ये किस वंश से, यानी ये कौन सा तुर्क था? तो आपको ध्यान में रखना है, संसवानी तुर्क था। कौन सा तुर्क था? संसवानी तुर्क था, संसवानी तुर्क था। और कहां से आया था? वहीं से आया था जहां से महमूद गजनवी आया था। कहां से?
अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में गजनी से आया था। गजनी एक जगह का नाम है, और यहां पर एक वंश चल रहा था, एक डायनेस्टी चल रही थी, जिस वंश का नाम था गौर वंश। क्या नाम था? गौर वंश। इसीलिए इसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी। गौर वंश, गौर वंश चल रहा था, और इसी वंश का जो है रूलर था ये। कौन? गौरी, मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं और कुछ और चीज़ों को कवर कर लेते हैं। फर्स्ट अटैक इसने कब किया था वो चेक कर लेते हैं। 1175 में इसने फर्स्ट अटैक किया था। ठीक है, फर्स्ट अटैक 1175 में मुल्तान में किया था। कहाँ? मुल्तान में। और मुल्तान कहाँ है? फिलहाल पाकिस्तान में है। एक मुसलमान की कम्युनिटी रहा करती थी, करमाती मुसलमान बोला करते थे उनको। ठीक है, करमाती मुसलमान, करमाती मुसलमान थे, मुस्लिम्स। उनके खिलाफ ये अटैक किया। ठीक है, तो प्रथम अटैक ये था उनका। उसके बाद दूसरा अटैक कब किया मैं ये भी लिख देता हूं। ठीक है, चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो नोट करवाऊंगा मैं, लेकिन ये वैसे तो बनता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर बन जाता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, वो होगा दूसरा अटैक किया था इसने 1178 में। कहां? गुजरात में। ठीक है, ये ध्यान कर लो इस चीज का। 1178 में इसने अटैक किया था, गुजरात पर आक्रमण किया था, और गुजरात में रूल कर रहा था जिसका नाम था भीम सेकंड, या इसी का दूसरा नाम था मूलराज सेकंड। और ये जो था वो था चालुक्य वंश का, चालुक्य वंश का। इस पर उसने अटैक किया। ठीक है, किस पर? 1178 में गुजरात पर उसने अटैक किया। उसके बाद इसका जो रूलर था गुजरात का, जो शासक था, वो था भीम द्वितीय या मूलराज। इस पर अटैक किया, और ये चालुक्य वंश से संबंधित था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इस चीज का, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। जो चालुक्य वंश का जो राजा था, जिसका नाम है क्या? भीम सेकंड। ये कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, ये बहुत ही पावरफुल राजा था, बहुत ही पावरफुल। तो इस अटैक में जब इसने ये अटैक किया भीम सेकंड पर, तो इसने भीम सेकंड में कौन जीता होगा? बताओ भाई, कौन जीता होगा? भीम सेकंड जीता होगा या फिर गौरी जीता था? भाई साहब, इसमें जो है गौरी को हरा दिया था। गौरी को हरा करके इसको कैद कर लिया था। किसने? भीम सेकंड ने। लेकिन भीम सेकंड की मां के कहने पर गौरी को छोड़ दिया, आजाद कर दिया। और गौरी को जब आजाद कर दिया तो गौरी चला गया, और गौरी भागने लगा कहां? उत्तर की ओर। और उसने जाकर के अधिकार कर लिया जम्मू कश्मीर, और सिंध पर। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, जम्मू कश्मीर एंड सिंध पर उसने जाकर के अधिकार कर लिया। ठीक है जी, चलो। तो अब प्रश्न जो बनेगा ना, वो बात ध्यान रखना। एक छोटी सी बात आपको टॉपिक बता देता हूं कि प्रश्न जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि सबसे पहला आक्रमण जो मोहम्मद गौरी द्वारा किया गया था वो किस किस के बीच हुआ था? तो ऑप्शन में आपके सामने आ जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो आप ध्यान रखना कि आपको गलती से भी पृथ्वीराज चौहान नहीं लगाना है, क्योंकि पहला जो अटैक हुआ था वो हुआ था भीम सेकंड और मोहम्मद गौरी के बीच। क्योंकि बार बार हमने पढ़ा है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये फेमस अटैक है, हमेशा हमको याद रहते हैं। तो इसलिए हम गलती कर देते हैं और टिक क्या कर देते हैं कि पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था, पहला आक्रमण किस किस के बीच हुआ था। तो हम बार बार टिक करके आते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था।
ऐसा नहीं है, लेकिन हुआ किस किस के बीच था, भीम सेकंड और मोहम्मद गौरी के बीच, ध्यान रखना। उसके बाद इसने जाकर के जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर और सिंध पर क्या कर लिया भाई, जम्मू कश्मीर और सिंध पर अधिकार कर लिया। 1178 की ही बात है ये, ठीक है। 1178 में ऐसा किया गया था। एक सेकंड, 1178 में नहीं, 1178 में तो अटैक ही हुआ था एक साल बाद, 1179 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और बातें समझते हैं। और बातें हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अब हम छोटी सी एक बात करते हैं, किसकी, नॉर्थ इंडिया के एक राजा की, एक शासक की। यहां पर मैं लिख देता हूं एक टॉपिक छोटा सा। मैं बात कर रहा हूं उत्तर भारत में, उत्तर भारत में एक वंश चल रहा था, चौहान वंश। चौहान वंश के जो शासक थे, रूलर थे, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय नाम से जाना जाता है इनको, तृतीय, ठीक है। और इन्होंने जो एरिया घेर रखा था, जिस एरिया के ये शासन कर रहे थे, जिस एरिया पर, वो एरिया कौन कौन सा था, एक तो दिल्ली, अजमेर, और उसके बाद एक एरिया था इसका सांबर, ठीक है, सांबर, ध्यान में रखना इस चीज का। और राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, राय पिथौरा। ये पूछ लिया जाए कि राय पिथौरा किसका नाम था, तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान का नाम था। अब दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जो है यहां शासन कर रहे थे दिल्ली, अजमेर और सांबर पर। और इन्हीं के एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम था, चंद्रबरदाई। और ये इनके दरबारी लेखक थे। कौन थे, दरबारी लेखक। कौन थे, चंद्रबरदाई। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी मेरे दोस्तों, और बुक का नाम क्या था, बुक का नाम था पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अब बात आती है इस पृथ्वीराज रासो पुस्तक की, या हम इसको कह सकते हैं ये एक महाकाव्य है, बुक भी कह सकते हैं, या इसको महाकाव्य भी कह सकते हैं, महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य। तो अब बात को समझना मेरी को, मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे, इतनी बातें यहां तक क्लियर है तो एक बार यस सर बोलिएगा, फिर मैं आगे समझाता हूं आपको। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों समझा रहा हूं वो देखना। अब इस चंद्रबरदाई द्वारा इस पुस्तक में जो लिखी गई बातें हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम, उसके बाद दोबारा से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं डिस्कस करता हूं कि इन दरबारी कवि ने जो इस पुस्तक में लिखा है वो कहा है कि अपने जीवन में इसने, मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था 16 बार। 16 बार किसने, 17 बार अटैक किया था, लेकिन 16 बार किसने हराया था, पृथ्वीराज चौहान ने इनको 16 बार हराया और हर बार इनको माफ कर दिया। किसको, मोहम्मद गौरी को। ऐसा कहा गया है किसमें, पृथ्वीराज रासो में। किसने कहा है, चंद्रबरदाई ने ये बात लिखी है। और भी बातें काल्पनिक हैं जो लिखी गई हैं, ये बातें मैं आगे चल करके करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे समझाता हूं आपको, ठीक है। तो इसके बाद ये पृथ्वीराज चौहान ने जो है 16 बार इसको माफ किया था, मतलब 12 बार उसने अटैक किया और 16 बार माफ किया। ये काल्पनिक बातें हैं जो इतिहासकार मानते हैं, मैं वो चीजें आपको, वो घटनाएं बताऊंगा। तो चलिएगा आगे देखते हैं। इंपोर्टेंट एक युद्ध होगा, तराइन का प्रथम युद्ध, उसकी बात करेंगे। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होगा, उसकी बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है जी। फर्स्ट अटैक कब किया था तो आप बता देंगे। फर्स्ट अटैक किया था 1175 में मुल्तान में, करमाथी मुसलमानों के विरुद्ध, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। और उसके बाद सेकंड अटैक किया था मूलराज सेकंड पर, जो चालुक्य वंश का राजा था, शासक था। चलिए, ये सारी बात मैंने आपको बता दी, इसको मैं मिटा देता हूं ना। अब मैं बात करता हूं भाई
1191 में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में दोस्तों विजय हुई किसकी? विजय हुई किसकी? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान की। किसकी? पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। और यहां पर गौरी हार गया था, लेकिन मारा नहीं था, हार गया था। और पृथ्वीराज चौहान ने इसको माफ कर दिया और फिर से वापस भेज दिया। अब हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान जो थे उनका ध्यान इन गौरी से तो हट गया, मोहम्मद गौरी से तो हट गया इनका ध्यान, पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन वहीं दूसरी एक गौरी थी जिनकी तरफ इनका ध्यान चला गया। ठीक है, अब वो गौरी कौन थी उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक कन्नौज में एक गढ़वाल वंश का शासन चल रहा था। कन्नौज में गढ़वाल वंश चल रहा था। क्या? गढ़वाल वंश। और जिनके राजा का नाम था, जो रूलर था, जो शासक था, उस शासक का नाम था जयचंद। क्या नाम था? जयचंद। इनकी एक बेटी या पुत्री हुआ करती थी जिनका नाम था संयोगिता। बस इनसे इसकी मोहब्बत हो गया इनको, संयोगिता से, और यही इनकी नाश की निशानी हुई। ठीक, अब इनका ध्यान इन संयोगिता की तरफ हो गया और ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जयचंद को, ये बिल्कुल खुश नहीं था इस चीज़ से। तो एक दिन इनके स्वयंवर के लिए जो है लड़के आए, यानी कि खुद ही शादी, मतलब पुराने ज़माने में ऐसा ही हुआ करता था कि अलग अलग से राजा महाराजा आ रहे हैं, जो किसी भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, खेल हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, उसमें जीत गए तो वही शादी कर लेगा, या जो उनकी पुत्री हुआ करती थी राजा की, वो माला पहना देती थी, उनको जो पसंद आता था उसी से शादी कर लिया करती थी। तो जयचंद ने आसपास के सभी राजाओं को बुलाया, नहीं बुलाया तो किसको? सिर्फ नहीं बुलाया तो किसको? पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। ये बात बहुत बुरी लगी पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान क्योंकि उस समय का बहुत ताकतवर इंसान था, बहुत ताकतवर एक शासक था, तो अपनी पूरी फौज के साथ गया और संयोगिता को किडनैप करके ले आया। उनको किडनैप करके जब ले आया, उनको अपहरण करके ले आया और उनसे शादी कर ली और उनके साथ रहने लगा। ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई किसको? जयचंद को। जयचंद ने जाकर के हाथ मिला लिया किससे? मोहम्मद गौरी से। और फिर अटैक होता है, फेमस अटैक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होता है मेरे भाई? पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है कौन? गौरी। गौरी जीत जाता है मेरे दोस्त। अब देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहां पे एक काल्पनिक कहानी बनती है और एक कहानी बनती है यहां पर इतिहासकारों के द्वारा। दोनों कहानियां मैं बता देता हूं, बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस चीज में आपको थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान जो है, इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की यहीं उन्होंने जो है मृत्यु कर दी थी इसी तराइन के युद्ध के द्वारा। लेकिन क्योंकि मैंने बताया पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी लेखक हुआ करता था जिसका नाम था, मैं यहां पे लिख देता हूं, चंद्रवरदाई, जिसका नाम था, एक दरबारी लेखक था। मैंने अभी लिखा था लेकिन वो मिटा दिया, चंद्रवरदाई। इसी ने एक बुक लिखी थी या महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अब इस चंद्रवरदाई ने क्या लिखा है? उसने कहा है कि जब पृथ्वीराज चौहान यहां पर हार गए गौरी से, तो मोहम्मद गौरी इसको अपने साथ ले गया। कहां? गजनी। और गजनी अपने साथ ले गया, इनको बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और सिंहासन पर बैठे हुआ था कौन? मोहम्मद गौरी। तो इन्होंने जो है कुछ पूछा पृथ्वीराज चौहान से, तो पृथ्वीराज चौहान जो है बेड़ियों में जकड़े हुए थे, लेकिन उनकी आंखें, नजरें एकदम इस तरीके से ऊपर की तरफ थी, मतलब घूर के देख रहे थे, डर नहीं था उनके अंदर। ये बताया था किसने? चंद्रवरदाई ने। तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई किसको? मोहम्मद गौरी को, और उसने इनकी आंखें फुड़वा दी। अब आंखें फुड़वा दी तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा था और मैदान में बहुत से खिलाड़ी आए हुए थे। तो चंद्रवरदाई ने कहा मोहम्मद गौरी से कि जो हमारे ये शासक हैं
पृथ्वीराज चौहान, इनको एक कला आती है कि शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। यानी कहने का मतलब सिर्फ आवाज़ लगाएंगे आप तो आपकी आवाज़ के साथ ही जो है क्या करेंगे, ये बाण चला देंगे। तो ये बात बिल्कुल विश्वास नहीं की इसने मोहम्मद गौरी ने, तो इसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसने शर्त लगाई कि शर्त लगाई आप, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो जब शर्त लगाई तो शर्त में जो है ये मान गया और जाकर के पृथ्वीराज रासो ने कान में उनसे कहा कि इस तरीके से मैंने जो है मोहम्मद गौरी को तैयार कर लिया है, अब आपको शब्द भेदी बाण चलाना आता है। आप क्या करना, जैसे ही वो आदेश दे आपको धनुष बाण चलाने का, आप उसकी तरफ बाण चला देना और उसको जो है मार देना। तो ये बात उन्होंने कही है पृथ्वीराज रासो में। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। उन्होंने क्या किया, जैसे ही धनुष बाण उनके हाथ में दिया और पृथ्वीराज चौहान को जैसे ही आदेश दिया बाण चलाने के लिए, तो उन्होंने शब्दभेदी बाण जो है उनकी तरफ चलाया और वहां पर मृत्यु हो गई मोहम्मद गौरी की। उसके बाद पृथ्वीराज रासो ने गर्दन काट दी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की, और चंद्रवरदाई ने गर्दन काट दी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की, और अपना भी गला काट लिया। तो इन दोनों की दोस्ती बड़ी इतिहास में फेमस रही है, चंद्रवरदाई की और पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, तो ऐसा बताते हैं ये काल्पनिक घटना है, लेकिन इसको इतिहासकार बताते हैं ये काल्पनिक घटना है। रियल जो था वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही यह तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं, इनको मार देता है यहीं पे पृथ्वीराज चौहान को, और मोहम्मद गौरी आगे जो है बढ़ता है। और यहीं से आगे बढ़ करके क्या क्या काम करता है वो हम देखते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, तो आप उसको देखेंगे। 1992 में ही मुस्लिम शासन की स्थापना होती है, मुस्लिम शासन, ये ध्यान करना है। और दोस्तों 1193 में 1193 में ये अपनी राजधानी बनाता है दिल्ली को। किसको भाई, दिल्ली को। बस अब यहीं से खेल स्टार्ट हो जाएगा पूरा मुस्लिम शासन का। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आपको चीज़ें और भी समझा देता हूं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहां से एक प्रश्न और बन सकता है, वो प्रश्न आप जो है नोट कर लीजिए। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गौरी के साथ एक, यहां इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए, एक ख्वाजा सूफी संत थे, सूफी संत गौरी के साथ आए थे, सूफी संत जिनका नाम था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये आए थे। और प्रश्न बनता है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो हैं उनकी जो कुटिया है वो कहाँ थी, तो इनकी कुटिया थी अजमेर में। ठीक है, अजमेर में। और अजमेर में ही एक दरगाह है, एक दरगाह है जिसका नाम है क्या, अजमेर शरीफ, इस दरगाह का नाम है। ठीक है, एक सूफी संत थे। तो यहां तक आपको दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं, अगर आपको यहां तक क्लियर है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिखूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। और आगे देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अभी एक और अटैक करेगा, उस अटैक को भी लिख लेते हैं हम, है ना। 1193 में राजधानी दिल्ली को बनाया और 1194 में एक और अटैक करेगा भाई। किस पर, किस पर करेगा अटैक, बताओ कमेंट में। कुछ पता है आपको, पता है तो बताओ भाई। अगला अटैक करेगा 1194 में, किसके खिलाफ, उसी व्यक्ति के खिलाफ जिसने पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में मदद की थी। कौन, जो संयोगिता के पिता थे, जयचंद। ठीक है, तो अगला युद्ध जो होगा वो होगा जयचंद और किसके बीच, मोहम्मद गौरी के बीच। और इसमें जयचंद की हत्या कर देगा और फिर इसी में आगे जो चलेगा प्रोग्राम वो हम आपको बता देते हैं भाई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ,
किस किस के बीच हुआ? जयचंद, जयचंद को तो आप जान गए होंगे, जयचंद और गौरी के बीच, और इसमें जयचंद की हत्या कर दी, गौरी जीत गया। और इस युद्ध में, चंदावर के युद्ध में मुख्य भूमिका निभाने वाला कौन था? मुख्य भूमिका निभाने वाला था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखना ये गुलाम था और हजारों गुलाम लेकर के आया था मोहम्मद गौरी अपने साथ। कहां से? जब वहां से आया था गजनी से, तो हजारों गुलाम अपने साथ लेकर के आया था, लेकिन 4 गुलाम इसके इंपॉर्टेंट हैं भाई। 4 गुलामों के बारे में हमें पढ़ना है, और कौन कौन से गुलाम हैं उनके नाम हम चारों के जानेंगे। लेकिन क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इसका खास एक गुलाम था, गुलाम के साथ साथ ये एक इसका आर्मी चीफ या सेनापति भी कह सकते हैं, सेनापति भी था, और इसी के साथ साथ सेनापति के साथ साथ ये दामाद भी था मोहम्मद गौरी का। इसलिए सबसे ज्यादा खास जो होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद और कौन होगा भाई? एक होगा यलदौज। पहला तो हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा होगा यलदौज, तीसरा कौन था भाई? एक यलदौज था, एक कुबाचा था, कुबाचा, और एक और इंपॉर्टेंट होगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और ये खिलजी क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, वो ध्यान रखना। यहां से मैं एक प्रश्न बता देता हूं, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसने एक ऐसी घटना कर दी थी जिसकी वजह से इसका नाम जो है इतिहास में आ गया। इसने क्या किया था वो देखिएगा, वो मैं बता देता हूं आपको कि ये एक अभियान पर निकला था 1202 और 3 के बीच में। 1202 और 3 में ये एक अभियान पे निकला था, जिस अभियान का नाम था बंगाल अभियान। बंगाल अभियान। और इस बंगाल अभियान में आपको पता है बंगाल के जो शासक थे उस समय, जिसका नाम जो चल रहा था सेन वंश, वहाँ पर चल रहा था बंगाल में सेन वंश। उसका क्या किया इसने? डिस्ट्रॉय कर दिया और उसका अंत कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1204-5 में, या हम कह सकते हैं 1204 और 1205 के बीच में इसने क्या किया? सबसे बड़ा जो है एक खतरनाक काम किया था इसने। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसमें आग लगा दी थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो मैं इसको मिटा करके यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय पर अटैक कर दिया, और उसमें जितने भी ग्रंथ, हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ, इंपॉर्टेंट जो बुक्स थी, इंपॉर्टेंट जो तथ्य थे, वो सारे के सारे उसने जला दिए, आग लगा दी, नष्ट कर दिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय करने वाला, नष्ट करने वाला कौन था? तो आपको ध्यान रखना है बख्तियार खिलजी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। ठीक है, किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। किसने? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आपको ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ध्यान रखना, कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, कुमारगुप्त के द्वारा। और ये कुमारगुप्त कौन था? ये गुप्त वंश का शासक था, गुप्त वंश का संस्थापक या गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए दोस्तों आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि बताइए ऑक्सफोर्ड ऑफ महायाना बौद्ध नाम से किस यूनिवर्सिटी को जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायाना बौद्ध यूनिवर्सिटी को किसको जाना जाता है? तो आप बता देंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को जाना जाता है। क्लियर है भाई? चलो यहां तक बात क्लियर हुई। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी से यही प्रश्न बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था? तो ये इसी का एक गुलाम था, मोहम्मद गौरी का, जिसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो यहां से अब आगे इसको नहीं पढ़ना है, बाकी हमें पढ़ना है किस किस को? यलदौज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। लास्ट वाले को मिटा देता हूं, इसका और रोल नहीं है। ठीक है, इतना ही रोल था इसका। चलिए आगे देखते हैं।
अब क्या हुआ, जब इसने जो है यहाँ पर मैंने बताया था आपको 1194 में जो है इसने अटैक किया। अटैक करने के बाद इसने क्या किया कि ये वापस चला गया था। वापस कहाँ चला गया था? वापस चला गया था अफगानिस्तान। ठीक है, ये बातें हम करेंगे, अभी एक सेकंड रुकिएगा। अब 1194 की ही बात करते हैं, 1194 की। तो दो काम करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दो काम करवाए गए थे। एक तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जो है दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है कुतुब मीनार बनवाई गई थी, उसी परिसर में ये मस्जिद है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा बनवाया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो है अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। ये दो चीजें इसने बनवाई थी। ठीक है जी, चलो बात समझ में आई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से यहां से प्रश्न आ गया। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को अलग चलेंगे, गुलाम वंश में आ जाएगा ये, लेकिन इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम यहां पे कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो भाई, बहुत बढ़िया। और प्रश्न आता है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्यों बनवाया गया था? कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुरु था, जिनका भी नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, ये इनके गुरु थे एक। इन्हीं के लिए उन्होंने क्या किया भाई? निर्माण करवाया था किसका? कुतुब मीनार का। ठीक है, इन्हीं गुरु के नाम पर कुतुब मीनार। तो नींव तो इन्होंने रखवाई थी, ध्यान रखना है ना। 1100 कब रखवाई थी भाई? 1199 में। ठीक है, क्योंकि 1194 में ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, 1199 में। ठीक है, ओके, ठीक। 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। सबसे पहले नींव रखवाई गई थी, ध्यान रखना। नींव बोलते हैं ना, स्टार्टिंग जो कराई थी वो किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। और इसके बाद प्रश्न बनेगा, इसको पूर्ण रूप से किसने बनवाया था? पूर्ण रूप से बनवाया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है जी, चलो इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन इतना जो है आप समझिएगा। उसके बाद ये कब करवाया था कंप्लीट? इसको कब करवाया था? तो ये करवाया था 1229 में। 1229 में। ठीक है, 1199 में इसकी नींव रखवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और पूर्ण रूप से इसको बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा 1229 में। कुतुब मीनार से एक प्रश्न बनता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 73 मीटर है, ध्यान रखना। और इसमें जो है अलग अलग शासकों ने काम किए हैं, वो ध्यान करना। मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले ध्यान करना, कुतुब मीनार का नींव किसने रखवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी। उसके बाद कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। लेकिन दोस्तों, बिजली गिरने के कारण 1369 में 1369 में इसके ऊपर बिजली गिर गई थी, तो इसके ऊपर की जो मंजिल थी वो गिर गई थी। तो उस मंजिल पर जो काम करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। बिजली गिरने से ऊपर वाली मंजिल टूटी थी, जिसका आप कह सकते हैं, जिसका जो है फिर से उसको ठीक करवाया था। ये इतना समझ जाओगे, नोट कर लोगे तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, चलो ये नोट किया, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ, एक और शासक ने इस पे काम किया था। वो शासक कौन है? देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसकी मरम्मत आखिरी बार जो करवाई थी वो सिकंदर लोधी के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, आखिरी बार मरम्मत पूछेगा, मरम्मत किसने करवाई थी आखिरी बार? तो ये सिकंदर लोधी के द्वारा करवाई गई थी।
सिकंदर लोदी। तो कौन कौन से शासकों का खेल रहा है इसमें, वो ध्यान रखना। ये 4 शासक हैं, इससे ज़्यादा 5वां कोई आएगा तो वो गलत हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ें, क्या आगे बढ़ें, आगे बढ़ें क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, छोटा सा पॉइंट समझते हैं। अब जब ये वापस चला गया था, मैंने बताया था मोहम्मद गौरी जो है पहला ही युद्ध उसने लड़ा था, जयचंद और गौरी चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 में, तभी ये वापस चला गया। और वापस जाने के बाद ये 1205 में दोबारा से आया। कब आया? 1205 में दोबारा से आया, 1205 में आया दोबारा से, ठीक है। और 1 साल तक रहा। किसके साथ रहा था? ये रहा था यहाँ पर इल्तुतमिश के साथ, ठीक है। किसके साथ रहा था भाई? इल्तुतमिश के साथ रहा था, ठीक है। चलो अब इसके बाद ये 1205 से लेकर के 1206 तक कहाँ रहा था? इंडिया में रहा था। अब ये 1206 में इल्तुतमिश के साथ वापस जा रहा था गजनी जा रहा था। अब गजनी जाते समय हुआ क्या, इसको जाटों ने घेर लिया फिर से। अब की बार खूंखर जाटों ने घेरा था इसको कश्मीर में, और इसको इतनी बुरी तरह से मारा था ना, इसकी खतरनाक हालत कर दी थी एकदम जाटों ने, एकदम मतलब खतरनाक वाली हालत कर दी थी। लेकिन इसको इल्तुतमिश बचा करके ले गया, इसको इल्तुतमिश बचा करके ले गया। लेकिन जब इतनी पिटाई करी थी ना इसकी, सर्वाइव नहीं कर पाया अपने आप को, और जा करके वहाँ अपने गजनी में जा करके इसकी मृत्यु हो गई, और इसका एंड हो गया 1206 में। तो सर्वाइव नहीं कर पाया था चीज़ों को, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई। चलो अब मैं आगे बढ़ूँ और कुछ और प्रश्नों को आपके साथ साझा करता हूँ, 1-2 प्रश्नों को, क्योंकि मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे इनके तीन इनके जो इम्पोर्टेंट गुलाम हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुवाचा। इनके बारे में अब छोटा 1 मिनट और टॉपिक कवर करते हैं, फिर आज की क्लास को हम बंद करेंगे और फिर मुलाकात करेंगे आपसे मंडे को, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए सबसे बड़ा प्रांत जो मिलेगा, सबसे बड़ा जो प्रांत मिलेगा वो तो, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इनका दामाद था तो इनको ही मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा इंडिया ही दे दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत पर आकर के अधिकार कर लिया, दिल्ली पर आकर के अधिकार कर लिया, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है क्या करेगा, ये प्रथम मुस्लिम डायनेस्टी बनाएगा, प्रथम मुस्लिम वंश बनाएगा, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत डिवाइड रहेगा किस किस में, एक तो आपने सुना होगा ना गुलाम वंश, और उसके बाद मुगल वंश, ये 2 वंशों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली सल्तनत के अंदर आएगा ये सब कुछ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे किसको क्या दे दिया था वो देख लेना, बस छोटा सा टॉपिक है 1 मिनट का। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था क्या, इंडिया, और इंडिया में भी फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी यानी प्रथम मुस्लिम वंश था भारत में, जो किसको दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसी को कहा जाएगा गुलाम वंश, क्योंकि एक गुलाम था, गुलाम वंश कहा जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का, इसीलिए इसको कहा जाएगा गुलाम वंश। और इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान में रखना है 1206 से लेकर के दिल्ली सल्तनत कब तक चलेगा, 1526 तक। इसी बीच हम बात करेंगे गुलाम वंश की और मुगल वंश की, और भी बातें धीरे धीरे हम चलती रहेंगी। तो ये दिल्ली सल्तनत कहा जाएगा, दिल्ली सल्तनत, ठीक। उसके बाद दूसरा जो था, पहला तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था यलदौज, और यलदौज को सॉरी यलदौज को दे दिया गजनी। एक था कुवाचा को दे दिया काबुल और कांधार। इनको ये सारे के सारे जो है एरियाज दे दिए थे। तो ये इतना प्रोग्राम था आज। कल हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे सखाओं, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे बताओ एक बार सभी स्टूडेंट्स। अगर अच्छी लगी तो एक प्यारी सी कमेंट करके बता दो और वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।